गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का 11th जो मैट्रिक पास करने के बाद जो बच्चे इस वैश्विक महामारी में अभी तक आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल बाधित है, इसको देखते हुए RMS मैथ खगड़िया अपने YouTube चैनल पर पिछला 4 वीडियो मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन 11th के बच्चों के लिए डाल चुके हैं। वो तो ओवरऑल सब बच्चे के लिए था, लेकिन आज स्पेशली 11th के बच्चे हैं जो मैट्रिक पास करके साइंस स्ट्रीम में खास जो मैथमेटिक्स लेंगे वैसे बच्चों के लिए, और बायोलॉजी वाले भी बच्चे मैथमेटिक्स रखते हैं वैसे बच्चे के लिए आज का ये पहला वीडियो। और पहला वीडियो बिल्कुल ही VVI है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी पढ़ाई होती है, कोई भी जो एजुकेशन होता है, कोई भी जो शिक्षा होती है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। अब वो शिक्षा जो है, हमको ये शिक्षा सामान्य रूप से आप 10th पढ़ के आए हैं, एक निश्चित कुछ था। आज तक आप शिक्षा के बारे में शायद नहीं कुछ जानते होंगे, सिर्फ आप इतने समझते हैं जो पढ़ लिख लेते हैं वो शिक्षा है। आज हम सबसे पहले एजुकेशन के बारे में कुछ बताएंगे, एजुकेशन का टाइप क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद जो आपकी जो 11th क्लास है उसमें मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस है, और सिलेबस के साथ साथ वो जो आपको जो सिलेबस है प्रत्येक यूनिट से, प्रत्येक चैप्टर से जो भी है, कितना मार्क्स का और परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। आप तो जानते हैं बिहार बोर्ड के बच्चे हैं या CBSE बोर्ड के बच्चे 11th का वेट कम देता है, लेकिन जो बच्चे IIT के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वैसे बच्चे के क्लास बिल्कुल VVI है, क्योंकि चैप्टर वाइज मार्क्स को पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा कौन चैप्टर हमको कितना VVI है, कौन चैप्टर कितना VVI नहीं है। तो इसलिए आप जो है सबसे पहले तो ये हम आपको कहना चाहते हैं, जितने भी बच्चे हमारे YouTube चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज तक जितने भी YouTube को आप सर्च मार लीजिए, गूगल्स को सर्च मार लीजिए, ऐसा मैथमेटिक्स क्लास आप नहीं देखे होंगे, क्योंकि आज सिस्टमैटिक ढंग से कुछ नहीं, जो मन सो वीडियो डाल देता नहीं, यहाँ से बिल्कुल सिस्टम की सहायता से डिसिप्लिन मेंटेन करके एकदम आपको पहला वीडियो में बताए थे हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, और क्या बताए थे स्ट्रेटजी, प्लानिंग के तहत यहाँ पढ़ाया जाता है, जिससे आपका क्या होता है कि पाथ होता है, रास्ता होता है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसलिए RMS मैथ्स क्लासेज का जो है YouTube चैनल आपका अपना चैनल है, आप इसे निश्चित लाइक सब्सक्राइब करें। अब आपको हम मैथमेटिक्स का जो थोड़ा सा पार्ट एजुकेशन है, वह एजुकेशन से आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन है शिक्षा क्या होता है, शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं, शिक्षा के बारे में कमोबेश सब बच्चे जानते हैं, शिक्षा क्या होता है, शिक्षा से क्या बेनिफिट है, ये सब। लेकिन आज हम एजुकेशन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। वैसे हम लिखे यहाँ थोड़ा सा डिफिट है, आप ध्यान दीजिएगा। एकेडमिक एजुकेशन, कौन एजुकेशन? एकेडमिक एजुकेशन। नाम सुने होंगे शायद, आप पढ़ाए किसी स्कूल के नाम के आगे देखते हैं फलाना एकेडमी, चिल्ड्रन एकेडमी, फलाना एकेडमी, ये एकेडमी, वो एकेडमी रहता है ना। किसी स्कूल समझते हो, जहाँ की आप किसी कॉलेज के, मान लीजिए कोई बड़े कॉलेज है, उस एकेडमिक जोड़ देता है। आप सोचिए कभी एकेडमिक क्यों जोड़ता है। और तो यदि कोई कंपटीशन का टीचर है, अपने इंस्टीट्यूट का नाम रखते हैं, तो उसके नाम में कम्पिटिटिव जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? कम्पिटिटिव। सोचिए, एक ऐसे 2 धारा है, एक वही मानसिकता बदल जाती है, वही शिक्षा शुरू होती है कि 2 धारा है, एक एकेडमिक, दूसरा होता है कम्पिटिटिव। क्या होता है? एक एकेडमिक, दूसरा कम्पिटिटिव। आप सोचिए, आप जो 10th पास करके आए हैं उसमें कुछ था, क्या था? आपको 1 साल का समय था, 1 ईयर, 9 to 10th में 1 ईयर 12 मंथ का सिलेबस समय था। उसके दौरान आप पढ़ने के बाद एक नियत चीज़ था, इतना ही आपको पढ़ना है, और उतना महीने तक 10th के मैथमेटिक्स पढ़ेंगे रियल नंबर पढ़ना। तो रियल नंबर जैसे पढ़ेंगे, रियल नंबर के कुछ पार्ट्स है, यानी कि 9th का सब पार्ट्स नहीं पढ़ना पड़ता है, इसलिए 10th वो रियल नंबर पढ़ना है। ज्योमेट्री क्या पढ़ना है, मेंसुरेशन क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या पढ़ना है, ये सब पढ़ के ये आपका नियत है।
हाँ ना। तो एकेडमिक एजुकेशन और कम्पिटिटिव आपको नाम बता चुके हैं, नाम से ही आप याद कीजिए, आपके गांव घर के आसपास में जितने भी स्कूल होते हैं जहाँ 1 2 3 4 5 पढ़ाई होती है, 10th तक BA में, उसके नाम में कहीं के एकेडमिक लग जाता है। और यदि कंपटीशन का जो क्लास चलाते हैं, जो टीचर कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा की, उसके नाम में फलाना कम्पिटिटिव कोचिंग सेंटर, फलाना कम्पिटिटिव कोचिंग सेंटर नाम सुने हैं, तो आप ये है समझ गए। तो एजुकेशन कितने प्रकार होते हैं, एक होता है कम्पिटिटिव, दूसरा क्या होता है एकेडमिक। अब एकेडमिक हमको पढ़ना है, एकेडमिक मतलब क्या होता है थोड़ा हम समझा चुके हैं आपको। एकेडमिक का मतलब होता है नियत समय में नियत सिलेबस को पढ़ के जो आप पास करती है आपको नौकरी नहीं देती है, एक आपको प्रमाण पत्र देता है। आप मैट्रिक पास किए होंगे, कंप्यूटर्स निकालोगे, स्कूल खोलेंगे तो आपको मार्कशीट मिलेगा, प्रोविजनल मिलेगा, फाइनल क्या कहते हैं सर्टिफिकेट मिलेगा, माइग्रेशन मिलेगा, ये सब मिलेगा ना, वो आपका प्रमाण। यह सिर्फ और सिर्फ उसका योगदान ये है, आप इस क्लास के पास करने के बाद कोई मैट्रिक लेवल का जो फॉर्म होगा सरकारी नौकरी वाला, उसको सिर्फ आप भर सकते हैं, सिर्फ इसका योगदान नहीं है, समझ गए ना। एकेडमिक क्या होता है, यानी नियत समय नियत सिलेबस के आधार पर नियत पर जो आप परीक्षा पास करते हैं, परीक्षा पास करने के उपरांत आपको प्रमाण पत्र दी जाती है, इसमें एकेडमिक एजुकेशन में। और सिर्फ प्रमाण पत्र का क्या वैल्यू जानते हैं ना, सिर्फ आप फलाना 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 जो है अलग अलग कंपटीशन की परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, ना कि आपको नौकरी लग जाए। आज तक देखें मैट्रिक पास किया और सर्टिफिकेट दिखा के नौकरी होगी नहीं, उसके बाद आप कम्पिटिटिव का फॉर्म भरना पड़ता है। और कम्पिटिटिव एग्जाम एजुकेशन का मतलब होता है वह नियत समय में, आप जानते हैं यदि आपका चाचा बगल में उसका उम्र 30 साल है और आप मैट्रिक पास किया और चाचा बच्चे दोनों साथ जाकर परीक्षा दीजिएगा रेलवे का, बैंकिंग का, SSC का, देखिएगा आपके बड़े भाई आपके चचेरा चाचा दोनों साथे पटना में दोनों साथे परीक्षा दें, यहाँ कोई उम्र नहीं। इसमें नियत समय भी होती है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4। आप जानते हैं मैट्रिक 1 साल, इंटर पढ़ेंगे 2 साल, 11 12 11 12 और BSc करेंगे BA करेंगे 3 साल, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, MSc करेंगे 2 साल और PhD रूल 3 साल। लेकिन आपका संजोग लग सकता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं, कुछ लड़का आपके पड़ोस में इस बार इंटर पास किया, अगला साल नौकरी हो गया, आपके पड़ोस में दूसरा लड़का जो 5 साल से रगड़ रहा 10 साल से, कुछ नहीं, इसमें कोई उम्र नहीं। हाँ, एक लास्ट उम्र की सीमा है 40 साल 45 साल, इस साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 40 साल का आपने नहीं होगा आपसे, इस सरकार की फाउंडेशन है, क्या समझ गए दोनों एजुकेशन। तो यानी इसका मतलब होता है एक सिलेबस है, सिलेबस फ्री। यदि आपको कह देगा कि वास्तविक संख्या उस 7वें से पूछेगा, 8वें से पूछेगा, इंटरों से पूछेगा, यदि इंटर इसका एजुकेशन है तो समझ गए ना। और इसमें पूछेगा नहीं, जो आपकी बुक में लिखल है उससे बाहर नहीं होता, तब नहीं कहता आप सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछ दिया। तो इस दोनों का अंतर है, इसमें नियत समय भी नहीं है, इसमें नियत समय को उपरांत परीक्षा जब पास करते हो एक प्रमाण पत्र दी जाती है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें भी परीक्षा पास करते हैं उसी प्रमाण पत्र के आधार पर पहले फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने वाले परीक्षा पास करते सरकारी नौकरी लगती है या कहीं कोई कंपनी में हो जाते हैं। क्या कोई दिक्कत, दोनों डिफरेंस समझ गए ना, तो आप यही सबसे पहले समझें। उसके बाद 11th के बच्चे मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस समझते हो, सिलेबस वही है जो आप खाता रोस्टर समझ डाटा समझ दो, आपको इस हिसाब से चलना है, ये चीज़ काम करना है। जैसे कोई काम आप जैसे कोई काम करते हो, उस काम करने से प्लानिंग करते हैं कि ऐसे पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, उसी तरीके सिलेबस है किसका, फॉर सिलेबस ऑफ क्लास 11th मैथ्स, ये लिखे हैं 11th क्लास के लिए सिलेबस क्या है, यही हम लिखते हैं। अब इसको पूरे होल सिलेबस को 11th के मैथमेटिक्स सिलेबस को 6 यूनिट में बांटा गया। किस यूनिट में बांटा गया, 6 यूनिट में बांटा गया। और आदि टोटल चैप्टर वाइज किया जाए तो 16 होता है, कितना है 16 चैप्टर है। 16 चैप्टर को 6 यूनिट में बांटा गया है और प्रत्येक यूनिट का एक महत्व है। और तो बेटा आप निश्चित ध्यान रखोगे, ये सिलेबस आप समझोगे आज से 10 साल 2008 से पहले था, वो सब चीज़ है, सिर्फ थ्योरी सब पढ़ना, प्रॉब्लम हटा दिया NCERT। आज NCERT के अलावा RD शर्मा, KC सिन्हा, RS अग्रवाल जितनी भी राइटर की बुक है, यदि आप वो बनाना चाहते हैं तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा तब मिलेगा। अब पहला यूनिट का पहला चैप्टर उसको देखते हैं, नाम है सेट थ्योरी।
हिंदी होता है समुच्चय सिद्धांत। जब आपको हम क्लास में जब सबसे पहला यहीं चालू करेंगे सेट थ्योरी क्या होता है, सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत। दूसरा है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन, हिंदी क्या होता है संबंध और फलन। और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये तीनों यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? यूनिट फर्स्ट। सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आता है। और तीनों मिला के एग्जामिनेशन में अधिक एग्जामिनेशन 11th का अच्छी तरह से बोर्ड में हो तो निश्चित रूप से 29 मार्क्स पूछा जाता है। कितना मार्क्स पूछा जाता है? 29 नंबर का पूछा जाता है। आप देखिए सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल जब आपको पढ़ाएंगे तो विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। ये सेट थ्योरी पहले के क्लास में हम लोग के जमाने में 9th में भी था, लेकिन अब हटा दिया। त्रिकोणमिति आप 10वां में थोड़ा सा फर्क है, समझ गए? वहाँ पर से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, यहाँ है फंक्शन, याद रखिएगा। और कोई दिक्कत? दूसरा यूनिट है, दूसरा यूनिट में 5 चैप्टर। क्या है? दूसरा यूनिट में 5 चैप्टर, इसका नाम है एलजेब्रा। एलजेब्रा समझ गए? यानी बीज गणित। तो आप याद रखिए बीज गणित का कंडीशन होता है यानी कि वेरिएबल और डिजिट में जब रिलेशन बना देते हैं, संबंध बना देते हैं, उसको कहते हैं एलजेब्रा। ये मुख्य रूप से प्रायः एलजेब्रा बहुत वीवीआई मैथमेटिक्स के लिए खास करके। अब देखिए इसका जो 5 चैप्टर चौथा पहला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसे संक्षेप में पीएमआई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आप 10वां में पढ़ के आए, 10वां में तक ये पढ़े और ये पढ़े, ये भी नहीं पढ़े, कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं पढ़े। सम्मिश्र संख्या, नंबर आज के पहले, इसके पहले संख्या सुनते होंगे सिर्फ वास्तविक संख्या, आज पहली बार सुन रहे सम्मिश्र संख्या। याद रखिएगा, जब पूछेगा तो बहुत अच्छा टॉपिक है। लीनियर इनइक्वालिटीज आप पढ़ें, रैखिक समीकरण, यहाँ रैखिक असमीकाएं हैं। क्या है? असमीकाएं, नाम अभ्रंश, लीनियर इनइक्वालिटी। ये भी आप 10वां में पढ़े। आप 2 चैप्टर, ये और ये पढ़े। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, कर्मचय और संचय, ये भी 10th 9th में नहीं है, इसके पहले है ही नहीं, सब नया चीज मिल रहा है। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अगला है बायनोमियल थ्योरम। क्या है? बायनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। अब आपको याद रखना, अभी तक यहाँ से यहाँ तक में मार्क 2 चीज पर है, न्यूमेरिकल फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस सिद्धांत। ये पर है, ये क्या कहते हैं मैट्रिक में अनुक्रम और श्रेणी पढ़े वही है, थोड़ा सा उससे ज्यादा है, समझिए। ये अभी तक आप तीसरा टॉपिक है जो इसमें से 11th में पढ़े, और ये 5 चैप्टर मिला के 37 मार्क्स। कितना मार्क्स पूछा जाता है? 27 नंबर पूछा जाता है। तो आप ये आपको देखना है, सॉरी 37 नंबर पूछा, 37 मार्क्स यहाँ से लेकर यहाँ तक यूनिट 2 के अंतर्गत है, और 37 मार्क्स पूछा जाता है, सब भी एलजेब्रा के अंतर्गत आता है। आप देखिए तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो तीसरा क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप ये भी पढ़ क्या है 10वां में, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ क्या है? स्ट्रेट। वहाँ ऐसे नहीं था, वहाँ था नियामक ज्यामिति। क्या है? इस चैप्टर का नाम है नियामक ज्यामिति। इस एलजेब्रा क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10वां में सरल रेखा पर क्या है? वही रेखा, 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात पे 2 बिंदु जब कोई m अनुपात n मान सब क्या निकालता है, वो सब पर क्या है कोई दिक्कत? और अगला पॉइंट है चैप्टर कॉनिक सेक्शन, शंकु परिचय। ये नहीं पढ़े, ये 10वां में पढ़ता है, ये आपने पढ़ा कॉनिक सेक्शन। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आज तक आपने जमीन पर किसी वस्तु की स्थिति बता सकते हो, हवाई जहाज जब उड़ रही, छत में लटकी हुई पंखी, इसका स्थिति पूछेंगे कहाँ लटकेगा, छत में नहीं। आप पूछेंगे कहाँ स्थिति, कत्ते दूरी पर, ये बताना पड़ेगा। ये सिखाता 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्या कहता है? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें से एक चैप्टर आप ये 10वां में क्या होगा पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 10। और इस यूनिट 3 से पूछा जाता 13 मार्क्स, 13 नंबर पूछे। किसे पूछा जाता है? 13 मार्क्स। याद रखेंगे 29, 37 और 13 नहीं कोई दिक्कत। अब आपको देखना है इसके अलावा यूनिट 4 जब चलते हैं, यूनिट 4 चौथा अध्याय पूछा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। क्या पूछा जाता है? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स।
सीमा और अवकलज, सीमा और अवकलज, ये तो बेटा 12th के लिए मोस्ट वीडियाई है। आधा दिन 12th में जब पढ़ेंगे, जो पढ़ के आप बोर्ड परीक्षा दीजिएगा अर्थात एकेडमिक एजुकेशन, उसमें ये मुख्य रूप से है। 44 मार्क्स 44 नंबर 12th में पूछा जाता है, और यहाँ मात्र 6 नंबर 11 कितना नंबर मात्र 6 नंबर पूछा जाता है। याद रहेगा। इस चैप्टर को यहाँ पढ़ेंगे बारीकी से, एकदम बारीकी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए, तब आप 12th बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। पाँचवा है, पाँचवें यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय विवेचन। क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय विवेचन। इससे मात्र 3 नंबर पूछा जाए, और ये जानते इसका मतलब आप थोड़ा सा बताते हैं। कहेगा कि आग गर्म होती है, बताओ ये गणितीय कथन है, स्टेटमेंट है या नहीं। पूछेगा बर्फ ठंडी होती है या नहीं, लड़कियां सुंदर होते हैं, ये कथन है या नहीं। मैथमेटिकल रीजनिंग, आप रीजनिंग का नाम सुनेंगे। अधिक उपयोग इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स में रीजनिंग का बात बड़ा महत्व है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, एजुकेशन में रीजनिंग का बहुत बड़ा महत्व है, वही इसका पार्ट यहाँ भी है। कोई दिक्कत? इससे मार्क्स पूछा जाता है 3 नंबर। कितना नंबर? 3 मार्क्स। कोई दिक्कत? अभी ये सब आपने पढ़ का है 10वां में। अब देखिए यूनिट 6 और सबसे लास्ट स्टैटिस्टिक्स। हाँ, आप पढ़े हैं माध्यिका बहुलक, लेकिन माध्यिका बहुलक बेटा जो नाम का है, उसकी सहायता से यहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको। मानक विचलन, प्रसरण, ये सब याद करना पड़ता है। तो ये वो दोनों अंतर है, लेकिन हाँ वो पढ़ के आए हैं 10वां में, वो यहाँ काम आएगा। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, कोई दिक्कत? और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों पढ़े हैं, ये दोनों आप 10th पढ़े हैं। और इससे पूछा जाता है कितना मार्क्स? 12। आप जोड़ लीजिए ओवरऑल 100 मार्क्स 100 मार्क्स 100 नंबर का पूरा ये सिलेबस है। और इसमें से कहेंगे पूर्व की कक्षाओं में अर्थात 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में कौन कौन टॉपिक पर क्या है, मार्क्स क्या हो? 1 2 3 4 5 6 टॉपिक मात्र पढ़ के आए हैं 16 और 17 में। मात्र 16 टॉपिक में 6 टॉपिक आप पढ़ के आए हैं, वो भी थोड़ी जानकारी। तो आप याद रखेंगे 11th का मैथमेटिक्स उतना ही महत्वपूर्ण है जिंदगी के लिए। जिंदगी का मतलब ये समझिए, ये नहीं कि आज खत्म हो रही है जिंदगी, जब तक रहेंगे तब तक मैथमेटिक्स पीछा करेगा यदि आप नहीं मन से पढ़ते हैं तो। इसलिए अभी तक हमारे YouTube चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो 11th के बच्चे जो इस बार मैट्रिक पास किए हैं, इसी एकदम कोरोना के चलते आप लोग का क्लास बंद है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको कुछ न कुछ दिया जाए। जैसे ऑनलाइन ये ख़त्म हो जाएगा समस्या, ये महामारी की दौर ख़त्म हो जाएगी, तो ऑफलाइन क्लास में आपका एकदम स्वागत होगा। इसलिए तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल को निश्चित सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।